आज हम लोग सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ऑनलाइन शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो हम लोग जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑनलाइन शिफ्ट का ही करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में क्वेश्चन पूछने का जो लैंग्वेज था वो आसान था, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन में लैंग्वेज टफ पूछा जा रहा है, किसी भी क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जा रहा है, हम उसे क्वेश्चन को समझते हैं तभी आंसर दे पाते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के काफ़ी फायदे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो आपको एक तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ जाता है, और साथ ही साथ आंसर कैसे दिए जाते हैं, किस ऑप्शन के साथ जाया जाता है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में समय बर्बाद नहीं होता है और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 8 से 10 सेट ऑनलाइन शिफ्ट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, जिससे अच्छी तैयारी हो जाए और एग्ज़ाम में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सकें आंसर को। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। यहाँ है विकास एक आयामी होता है, तो यह कभी सही नहीं होगा, क्योंकि विकास एक आयामी नहीं होता है, विकास बहुआयामी होता है। दूसरा है विकास एक दिशा में होता है, विकास एक दिशी कभी नहीं होता, विकास सभी दिशा में होता है। तीसरा ऑप्शन है विकास एक असतत प्रक्रिया है, बिल्कुल भी नहीं, विकास सतत प्रक्रिया होता है, ये निरंतर चलते रहता है। हमने थ्योरी का जब वीडियो बनाए हैं सीडीपी का, तो उसमें ये सभी चीज़ क्लियर किया हुआ है, आप थ्योरी का वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा विकास क्या है, वृद्धि क्या है, और बहुत अच्छे से बिल्कुल आसान भाषा में कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। चौथा है विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है, ये बिल्कुल सही है, विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी होता है। अधोगामी में विकास केंद्र से बाहर की ओर जाता है और शीर्षगामी में विकास सर से पैर की ओर जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप में होता है, बिल्कुल सही है, एक नंबर पहला ही नंबर सही है। अब वो बताते हैं कैसे। क्योंकि बच्चे जो है कि समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करता है, जिससे कि उसका विकास होता है। समाज और संस्कृति के बिना बच्चे का विकास संभव नहीं है। दूसरा नंबर ऑप्शन है बचपन वह अवधि है जिसमें वह विभिन्न अवस्था में बांटा जा सकता है, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं होगा। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ये भी गलत है। बच्चों का विकास केवल अनुवांशिकता पर आधारित होता है, नहीं, बच्चों का विकास अनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर आधारित होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये आंसर सही है। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो अनुवांशिक अनुकूलन नहीं होगा, इसका आंसर होगा परिपक्वता, परिपक्वता कहलाती है। अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। अब हम लोग को चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक है। ये तो बिल्कुल आसान है। परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले परिवार में समाज के रीति रिवाज को सीखते, उसके बाद जो है कि समाज से वो सीखते हैं। तो परिवार उसका प्राथमिक समाजीकरण का कारण होता है और विद्यालय दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। नहीं, उतना छोटा बच्चा को सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता नहीं होता है। दूसरा है सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, ये भी नहीं होगा। तीसरा है दंड और आज्ञा पालन, यही आंसर सही हो, क्योंकि छोटे बच्चे में दंड और आज्ञा पालन का ही गुण होता है। उसे लगता है अगर हम कुछ गलती करेंगे तो हमें दंड मिलेगा या फिर हमें किसी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो छोटे बच्चे में यही होगा, तो हम इसी आंसर के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ? वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, पहला ही आंसर सही है। और सभी ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। इन सभी में क्या है? दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, ये नहीं होगा। चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, ये भी नहीं होगा। स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थान मानचित्र करने की क्षमता, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ये नंबर 1 सही है। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उनकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पनात्मक, स्वकर्मक परिणाम। तो इसका आंसर होगा नंबर 2, क्योंकि बच्चे में केंद्रीयता का गुण होता है। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत सामाजिक संरचना पर आधारित होता है। पहला ही आंसर सही है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो ये समाज को केंद्र बिंदु मानकर इन्होंने सारे सिद्धांत दिए हैं। ये सामाजिक संरचना, इसका आंसर सही होगा। बाकी सभी ये सब गलत होंगे। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? लेव वाइगोत्स्की को कहना है बच्चे अगर खुद से बातें करते हैं, वो अपने कार्य को बढ़ावा देने के लिए, तो वह निजी संवाद कहलाता है, यानी कि प्राइवेट स्पीच कहलाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो वह निजी संवाद कहलाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना। तो ड्रिल और अभ्यास यानी कि अभ्यास पे याद करने पर जोर नहीं देना है। बच्चे खुद से करके सीखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे उसको समझ जाते हैं गहराई से।
और किसी चीज़ को याद करते हैं तो बस जब तक याद रहा तब तक ही, बाद में जब वो भूल जाएंगे तो उसका फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा। योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, ये भी नहीं होंगे। सहयोगितापूर्ण अधिगम, ये सही है। जब बच्चा को कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, उसे सहयोग दिया जा रहा है और सहयोग देने से वह उस कार्य को पूरा कर रहा है, तो उसी को कहते हैं प्रगतिशील कक्षा। तो प्रगतिशील कक्षा में सहयोगपूर्ण अधिगम होता है। एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है? देखिए, जब हम अपने आप की बुद्धि को पहचानते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, तो वह अंतः व्यक्तिक बुद्धि होता है। जैसे कि गौतम बुद्ध थे, उन्हें पता चल गया था हम क्या है, वो अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा था, तो वह हुआ अंतः व्यक्तिक गुण। लेकिन जब हम दूसरों के मन की बातों को जानने की कोशिश करते हैं या फिर उनकी इच्छाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो वह अंतरा व्यक्तिक बुद्धि कहलाता है। तो इसका आंसर होगा अंतरा व्यक्तिक बुद्धि। इस तरह के क्वेश्चन दूसरे लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, तो हम याद रखेंगे जब अपनी ही समझ, अपने ही बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो अंतः व्यक्तिक बुद्धि होता है, और जब दूसरों के बारे में समझते हैं, उसकी इच्छाओं को समझने की कोशिश करते हैं या फिर उसको समझने की योग्यता रखते हैं, तो वो अंतरा व्यक्तिक बुद्धि कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक उन्नति में बाधक, ये नहीं होगा। बाधक शब्द जहाँ भी आए तो वो निगेटिव है, तो वो आंसर नहीं हो सकता है। ये नहीं होंगे। दूसरा है, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने के लिए बोलने पर प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार उनकी भाषा, अपनी मातृभाषा बोलने का अधिकार देना चाहिए। किसी भाषा पर जोर देकर उसे जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता है। बच्चों को अपनी भाषा में उसे बोलने का अधिकार देना चाहिए। तीसरा है, विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जब बच्चा क्लासरूम में सभी तरह की भाषा बोलेंगे तो सब एक बच्चे दूसरे भाषा का अनुकरण करेगा, सीखेगा। इस तरह से वह बहुत सारे भाषा को सीख जाएंगे और उसके संस्कृति सभ्यता से इंटरेक्ट हो पाएंगे। तो हमें कभी भी एक भाषा या फिर ज़बरदस्ती किसी भाषा को बोलने के लिए उसको बाधित नहीं करना चाहिए। उसे अपनी भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, उसके मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ये 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर भूमिकाएं डैश है। जेंडर भूमिकाएं डैश है। अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचनाएं या फिर अनुवांशिक निर्धारित। तो जेंडर भूमिकाएं अधिग्रहित व्यवहार होता है, क्योंकि यह जन्मजात व्यवहार तो नहीं है। जैविक संरचना भी नहीं है, अनुवांशिक निर्धारण भी नहीं है। तो नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सभी अपने आप में एक यूनिक होते हैं। सभी का अपना अपना एक रहने का अलग अलग तरीका होता है, तो कभी एक दूसरे से तुलना नहीं करना चाहिए। छात्रों के समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, ये बिल्कुल है, सही है। क्योंकि बच्चे शिक्षा के लिए नहीं बना है, शिक्षा बच्चों के लिए बना है। तो बच्चों के अनुसार शिक्षा को रूपांतरित करना, शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार से ढालना, यही सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 15, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों को कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका अधिगम को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा? वह कौन सा विधि छात्रों को उच्च अंक पाने में मदद करेगा? तो यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अंक पाने के लिए बच्चे को कभी भी जोर नहीं दिया जाता। वो खुद से करके अपना समझ कितना विकसित कर रहा है, तो ये इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। तो इन सभी ऑप्शन में सभी में 4 नंबर है, तो 4 नंबर नहीं होगा। इसका आंसर ये सही हो जाएगा, 1 और 2। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा क्या होता है? जहाँ सभी बच्चों को समान अधिकार हो शिक्षा प्राप्त करने का, वही समावेशी शिक्षा है। उसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले आरक्षण वाले सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए, ये गलत है, क्योंकि सभी बच्चे को समान अधिकार प्राप्त है, तो आरक्षित वर्ग को अलग नहीं कर सकते हैं। दिव्यांग बच्चों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, ये भी गलत है। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाया जाए, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 ये सही होगा। योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध, यानी कि सभी बच्चों को समान अवसर उपलब्ध करवाया जाए, सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाए गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने का, सभी बच्चों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कथन ए, पढ़ते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। उसका कारण है ये आर, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उसके अनुकूल बनाना चाहिए। सही विकल्प चुने। तो यहाँ कहा जा रहा है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। ये बिल्कुल सही है। शिक्षकों को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उसके अनुकूल बनाना चाहिए, ये भी सही है। यानी ए और दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 18, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतर करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार का है? देखिए, जब लिखने में कठिनाई महसूस करे तो वह आलेख वैकल्प कहलाता है। पठन वैकल्प यानी कि पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो फिर उसे पठन वैकल्प कहते हैं। लिखने में तो आलेख वैकल्प, ये आंसर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। मूल्यांकन के लिए बच्चों का विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। इससे पता चलता है बच्चा कितना सीखा, क्या सीखा, इस सभी से मूल्यांकन से पता चलता है। तो भी 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, बिल्कुल सही। ऊंचा सोच, यानी कि बच्चे का ब्रॉड माइंड होना चाहिए, तो उसी के बारे में यहाँ कहा गया है। अपसारी चिंतन, ये बिल्कुल सही है। अवेगशीलता, नहीं, ये आंसर नहीं होगा इसका। सोच में केंद्रीकरण, ये भी नहीं होगा। अभिसारी चिंतन, नहीं, अभिसारी चिंतन मतलब नैरो माइंड, छोटा सोच का, वैसा नहीं होना चाहिए, उसका ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। आगे 21 नंबर है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ
किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेलों द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और बेसबों साहब। यहाँ चारों ऑप्शन सही है, तो हम लोग जिस ऑप्शन में चारों होगा तो उसे सही करेंगे, यानी कि इसका ये 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति क्या कहलाती है? तो यह रणनीति खंडीकरण कहलाता है, कि यानी कि जब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है कोई भी चीज़, टॉपिक को, तो बच्चे उसे आसानी से याद रखते हैं। उसी को एक में इंक्लूड कर देते हैं तो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, तो ये खंडीकरण नियम कहलाता है। इससे बच्चे आसानी से याद रख पाते हैं। 23 नंबर है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन करना बिल्कुल सही है। बच्चे परिवेश से ही तो सीखते हैं, इसी को बढ़ावा देना चाहिए। विषय वस्तु को रटने को बढ़ावा नहीं देना है। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण करना, ये भी नहीं होगा। उद्दीपन अनुबंध द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, ये भी नहीं। निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? एक, सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का प्रयोग करती है। उसे सही उत्तर के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करती है। पुरस्कार का जहाँ भी बात आए वो ऑप्शन नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। यह परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे अपने आप परिचर्चा करेंगे तो पता चलता बच्चे कितना सीखा और क्या सीखा। तीसरा है, अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वर्तनी परीक्षा में गलत करती है। ऐसा नहीं है, ये 5 बार लिखने देने से उसका समझ विकसित नहीं होगा। किसी चीज़ पे चर्चा करते हैं या फिर उसे थोड़ा सा सहयोग करके उसे खुद से करके सीखने देते हैं तो वो उस पर बल देना चाहिए, उससे बच्चे सीखते हैं। तो 2 और 3 ऑप्शन सही है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 2 और 3 नंबर दोनों हैं, तो वही सही होंगे। ये सही है, 2 और 3 दोनों हैं इसमें। नंबर, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों के समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य करेंगे? अपने विद्यार्थियों की डर की भावना पैदा कर, बिल्कुल भी नहीं, बच्चे को डर की भावना पैदा नहीं करना है। दूसरा, समस्या के हल हेतु अटल तरीके इस्तेमाल को बढ़ावा देना नहीं, अलग अलग समस्या समाधान हेतु अलग अलग तरीका अपनाना चाहिए, ये भी गलत। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये सही है। अगर कोई समस्या दिया गया है बच्चों को तो हम अगर उसको डायरेक्ट उस समस्या का समाधान नहीं बता सकते हैं तो उसे उसी तरह के समस्या को उसके सामने रख कर और उसका समाधान बताएंगे, ताकि बच्चे समझ जाएंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? कक्षा के संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, ये सही नहीं होगा। संदर्भ रहित नहीं, संदर्भ में अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कोई समस्या पे बच्चा अलग अलग तरह के विचार रखेंगे और उसका समाधान करेंगे
तो बच्चों में अपनी सोच विकसित होगा। तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होती है। बच्चा जब अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उसमें गर्व की भावना महसूस होती है। गुस्सा नहीं होगा, शर्म भी नहीं होगा, उत्कंठा भी नहीं, गर्व। ये सही हो जाएगा। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका देता है। ये नहीं होगा। यह अध्यापक की निर्देश अवधि को काफ़ी समय बचाता है। यह अध्यापक को बचना नहीं है, उसे अधिक से अधिक समय देकर बच्चों की मदद करना है। यह बच्चों के आज्ञापरायणता पैदा करता है। ये भी नहीं होगा। तो ये आंसर सही है। यह अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। 29 नंबर, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पूछ रहा है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ नहीं रहेगा तो नहीं, निगेटिव के साथ जाएंगे। यह अध्यापक को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो ये रहा आज का CDP का प्रीवियस ईयर डिस्कस। आगे हम लोग फिर दूसरा सेट डिस्कस करेंगे। इस तरह से कर के हम लोग 8-10 सेट डिस्कस कर लेंगे, जिससे हमें एग्ज़ाम में लैंग्वेज को समझने में कठिनाई नहीं होगा और हम लोग अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे।